का है और चुपचाप रह के वो तो ये समझता है बीजेपी के नेताओं को। मैं आपको बता दूं, जैसे सड़कों पर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर ऐसा ही लगता है और जनता इनको ये कह के ही इनको जो है वो इग्नोर करने का काम करती है कि जैसे सड़क पर हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तरीके की भाषा आज मुसलमानों के साथ हो रही है। आप ये देख लीजिए, पार्लियामेंट के बीच में उनको आतंकवाद, कटुआ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी तो नेता हैं, वो चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? और अगर पार्लियामेंट में कोई आतंकवादी बैठा है तो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? आपके देश का मुख्यमंत्री, आपके देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? आज कहाँ लापता हो गई वो महिला जो फ्लाइंग किस के ऊपर पूरे सदन के अंदर हंगामा खड़ा कर देती हैं? आज इतने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नई पार्लियामेंट के अंदर हुआ है और मौन है। आपसे कहता हूँ कि नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये इनका दिल और धड़कन पूरा देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये क्या करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, इनकी जो पार्टी की जो नेता हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं उसको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बात हो जाता, प्रधानमंत्री का रोना शुरू हो जाता। प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, उनका तो टसुआ रोना उनका सबसे बड़ा वो प्लस पॉइंट है, वो वहीं रोना शुरू कर देते। भाइयों बहनों, नई पार्लियामेंट बनाई है, बड़ा बीजेपी वाले पगला गए हैं, सठिया गए, गाली देंगे। अरे वो सांसद थोड़ा बेचारे सज्जन हमको दिखाई दिए, नहीं तो दूसरा सांसद होता से निकाल करके उनको उसी भाषा में जवाब देता। और क्या रमेश बुजुर्ग खुदा है? अगली बार करोगे फिर? क्या चेतावनी दी अम्बरला? अध्यक्ष के नाम पे कलंक है, उस कुर्सी को कलंकित किया है, स्पीकर ने कलंकित किया है, इस तरह का हुआ है। चेतावनी क्या तुरंत निकाल के बाहर करना चाहिए। बड़ा गिरा हुआ गलीज आदमी तो पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रवादी अरे मिला तो जूते जूते मारूं। टीवी देखते हैं आतंकवादी दुराचारियों, मैं टीवी देखूंगा और उसे क्या बोला जाएगा? उसे देशद्रोही बोला जाएगा, गद्दार बोला जाएगा। राहुल गांधी जिन्होंने कोई संसद में ऐसा बयान नहीं दिया था, उनको अयोग्य सांसद घोषित करके उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। आज ऐसा क्या रमेश बिदूड़ी के साथ होगा? मैं को नाम भी करके रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। बजाई वाह, ये नया संसद भवन किस लिए बनाया गया? इसलिए कहा गया था कि हम नए संसद भवन का निर्माण कर रहे हैं कि जब गालियां मिलेंगी वहां के सांसदों को तो वहां पे ताली थपथपाई जाएगी। मैंने मुस्कुरा के मैं वही कहता हूँ, खेत जगह मैंने अब क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि सांसद का वीडियो क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया। संसद के उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी ने एक बात कही कि ये मोर के पंख वाला जो है ये कारपेट भी अच्छा है, ये मोर के पंख वाली दीवार भी अच्छी है, लेकिन अगर नई पार्लियामेंट में जो राष्ट्रपति महोदय भी आती उसके इनॉग्रेशन के टाइम पर तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो देश के अंदर आदिवासियों को और इस देश की पूरी तमाम जनता को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। राष्ट्रपति हमारे देश की प्रथम नागरिक होती है, किसी भी देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं ने आज ये बात दर्शा दी कि वो वाकई में ही अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। और रमेश बिदूड़ी ने, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बयान क्यों दिया है और आज ही क्यों दिया है। अब से कुछ समय बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो इतना ऊंचा है। तो अगर रमेश बिदूड़ी को टिकट चाहिए तो बीजेपी तो ये पूछती है कि सड़क कितनी बनाई, ये नहीं, कितना विकास किया, ये नहीं, मुसलमानों के खिलाफ कितना बयान दिया, जरा ये बताओ। तो रमेश बिदूड़ी ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, टिकट के दोबारा दावेदार बन चुके हैं, प्रबल दावेदार, तभी तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। और ऐसा जी पीछे दो सांसद बैठकर हंस रहे हैं, तो उनका काम ही हंसने का है। अरे भैया, उनका काम ही हंसने का है, वो तो हंसेंगे ही। इस देश के अंदर एक कॉमेडी तो चला रखी है, देश को एक मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इनकी पार्टी के नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया। आज भारत तो भारत, नेपाल तक के अंदर भारत देश के प्रधानमंत्री जी की जो छीछी लदर हो रही है वो पूरा देश देख रहा है। जानते हैं आप नेपाल के अंदर क्या बोला गया है देश के प्रधानमंत्री को लेकर? अगर आपको सुना दिया तो आप भी जो है वो सुन के हैरान हो जाएंगे कि नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला गया देश के प्रधानमंत्री आपके 56 इंची वाले ब्लॉगर चाचा को लेकर। सुना देता हूं आपको एक बार, क्योंकि आपको यकीन नहीं होता है, मैं आपको सुनाई देता हूं। ब्लॉगर चाचा कौन है? ब्लॉगर चाचा कौन है आपको नहीं पता कि कौन है ब्लॉगर चाचा? एक ही है ब्लॉगर चाचा पूरे देश के अंदर, और वो है आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी सुना देता हूं कि क्या बोला है नेपाल के अंदर, क्या बोला गया विधानसभा में, और आप सभी को वीडियो भेज दूंगा ताकि आप किया जाए। निलंबन की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता जो गाली दी है उनको जेल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए एफआईआर सारी चीजें, लेकिन आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगर आप सांसद हैं तो आप रेप भी कर दीजिए तो आप निर्दोष पाए जाते हैं।
इसीलिए तो जनता तैयार है कि जो लोग सत्ता की आड़ में ऐसे कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सांसद के ऊपर एफआईआर, उनको तिहाड़ भेजा जाए। जितने भाजपा सांसद हैं ये सब तिहाड़ी हैं, इनको तिहाड़ भेजना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे इनकी कोई सजा नहीं है। आप बताइए इससे दानिश अली संसद में खुलकर बोलते हैं, पक्ष रखते हैं, इस वजह से भी निशाना बनाया गया। बिल्कुल, देखिए मैं अभी जाके मुलाकात भी करके आया, मैंने संवेदना भी व्यक्त की उनके यहाँ, तमाम ऐसे उनके आवास में। हाँ बिल्कुल, नहीं गया मैं उनसे संवेदना दानिश अली से, तमाम मीडिया थी इसलिए 2 मिनट बात नहीं हो पाई। मैं जाके वहाँ पे बात भी हुई है। उन्होंने जिस तरीके से उनका भाव है, वो अभी भी अगर मीडिया में बयान दे रहे हैं तो उनका वही रूप है जो एक साधारण एक सांसद और एक जमीनी स्तर के नेता का होता है, जो वाकई में इस देश की लोकतंत्र, देश की सत्ता पे जिसको बैठना चाहिए। लेकिन ऐसे अपराधी लोग अगर देश की सत्ता पे बैठ जाएंगे, जो लोग लोकतंत्र में नया संसद भवन, मोदी जी ने इसीलिए विशेष सत्र बुलाने का काम किया था कि नए संसद भवन में एक नई तरीके से गाली उनके सांसद देंगे और लोग उनके सांसद बीजेपी के टेबल थपथपाएंगे। वाह रे देश, देश कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। ऐसे पार्टी को मेरा प्रणाम है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर दीजिए। मैं देश की जनता से दरख्वास्त करता हूं कि ये पसीना एक दिन आपका रक्त बहेगा जब इस देश में गृह युद्ध की ऐसी रेखा तैयार कर दी जाएगी। आज ज़रूरत है उन मुद्दों को, लेकिन बीजेपी और स्ट्रीम मीडिया के लोग वही बयानबाजी चला रहे हैं। उन सारे मुद्दे धरातल के आज दरकिनार हैं। आप सबको इन मुद्दों को चलाने की जरूरत है और देश की जनता, देश की आवाज के लिए हम हमेशा पाकिस्तान भारत बन रहा है। सर कौन सी नजरों से देख रहे हैं आप जैसे पत्रकारों को? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, जो देश को तोड़ने का काम करेगा वो देशभक्त तो आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं, आप लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनिए, हम लोग दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, जहां नफरत, सुने, जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको देश से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। जिसने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया उसको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल कर रहा है। जिसने क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम किया है उसको कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेताओं ने जोड़ने का काम किया। जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लेने की कोशिश किया, लेकिन उसी बेटी के साथ जब अन्याय, उनका शोषण होता है, उस नेताओं को बचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उतना ही दोषी भारत की ये तमाम कुछ मीडिया लोग हैं, जिसका बहिष्कार आज 140 करोड़ लोगों ने उस 14 पत्रकारों के माध्यम से करके दिखा दिया है। आप बता रहे हैं, जिस भारत की बात कर रहे हैं, इस भारत ने हमेशा मान और सम्मान की बात किया है, लेकिन पिछले 9 सालों में मान और सम्मान गिराने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय, सुनिए, 9 साल बेमिसाल, मैं बता रहा हूँ 9 साल में भारत, सुनिए 9 साल में कर दिखाया सुन मेरी बात सुन लीजिए, खेल के स्तर में भारत कहां चला गया। आप बताइए, अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था की डंका बात बता रहे हैं, आज 100 मिलियन से ज्यादा का कर्जा चाइना के ऊपर हो गया, लेकिन आप कहते हैं अर्थव्यवस्था का डंका बोझ रहा है। आप बताइए, पूरे चाइना का कब्जा हो गया भारत के ट्रेडिंग मार्ग पे, लेकिन आप कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बज गया। आप ये बताओ, जो रसिया भारत के साथ बिना कंडीशन खड़ा होता था, आज वो रसिया पाकिस्तान और चाइना के साथ जा रहा है, और आप कहते हो कि विदेश नीति पर बोल चढ़ कर बढ़ रहा है। चाइना की बात कर रहे हैं ना, वही लद्दाख की जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई कब्जा नहीं हुआ, राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं इस बात को? फिर आप मीडिया, आप बताइए, आज से 9 साल पहले आप लोग 8वें फिंगर की बात करते थे लद्दाख की, लेकिन आज सुनिए, लेकिन आज आप जैसे तमाम मीडिया चौथे फिंगर की बात करने लगे, तो आप ये सुनिए, आपकी बातों में नहीं, पत्रकार महोदय, या तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र हम हमला नहीं, लोकतंत्र हमला करने का काम सुनिए, लोकतंत्र पे हमला करने का काम कर रहे हैं इन जैसे गोदी मीडिया कर रही है, जिन गोदी मीडिया अपनी बातों पर ही नहीं खड़ा होती है। आप कहते हैं जो आज मैं नहीं बता रहा हूँ, देश के 140, सुनिए, देश के 140 करोड़ लोग आप जैसे पत्रकारों से सवाल पूछना चाहती है कि आप ये बताइए, जो 8वें फिंगर की बात करते थे, आज चौथे फिंगर की बात कहां से करने लग गए? क्या 4 फिंगर कहां चला गया? यही तो 140 करोड़ लोग पहुंच रहे। आज भारत के 140 करोड़ लोग नाथुला की बात करता है कि नाथुला किसके कब्जे में है। आज भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बों का नाम पूछता है भारत, तो आप जैसे पत्रकार महोदय क्या कहते हैं? अरे भारत का देखो अस्मिता बढ़ गया, गौरव बढ़ गया। अरे आप अपने सवालों पर खरा उतर जाइए, तब 140 करोड़ लोगों की युवा की आवाज़ बनिए। आप लोगों को मैं यही
यही आग्रह करूंगा कि आप कम से कम अपनी पत्रकारिता अपने सुनिए दल है वो अपने संयोजक तो चुन नहीं पा रहे आप लोग। कम से कम सत्ता पक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा तो सुनिए, है। आप आपके पास चेहरा है, चेहरा है आपके पास। सुनिए, जितनी टेंशन आपको विपक्ष की भूमिका को लेकर है, उतनी टेंशन आपको कम से कम सरकार को लेकर हो जाना चाहिए। सरकार की नीति और रणनीति क्या कर रही है, आपको तो होना चाहिए। 2047 में विकसित हो जाएगा देश। सुनिए, 2047 हमें तो कहा गया था कि जब भारत 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हर घर छत होगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, स्किल इंडिया होगा, भारत डिजिटल इंडिया होगा, भारत विश्व गुरु होगा। जब 75 वर्ष मनाओगे, स्वच्छ भारत होगा, 100 स्मार्ट सिटी होगा। और मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आदर्श ग्राम योजना, सुनिए, कहाँ 100 स्मार्ट सिटी, 1-2 स्मार्ट सिटी का काउंट करा दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ। और उत्सुकता जता रखी 140 करोड़ लोगों ने, वो भी जान जाए कम से कम। और बात आदर्श ग्राम योजना, 4-5 आदर्श ग्राम योजना हमें भी बता दीजिए, हम भी उस आदर्श ग्राम योजना का भ्रमण करेंगे। कितने ग्राम, कितने आदर्श हुए हैं, हमें भी बता दीजिए। और जिस नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नारी की भूमिका कितनी बड़ी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर, हमें भी काउंट करा दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। और हम जैसे 140 करोड़ युवा जानना चाहते हैं। और नारी की मान सम्मान की बात करते हैं, कितने महिलाएं, आप वही युवा तो नहीं है जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनके पास योग्यता नहीं है, मोदी को गाली देने का काम सुनिए, करते हैं। हम वो युवा हैं जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का काम करते हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा कहां सीमित है। आपने वादा क्या किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, आपने वादा क्या किया था सशक्त भारत बनने का, आपने वादा क्या किया था मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो गई। लेकिन आपने अर्थव्यवस्था के नाम पर भारत को आर्थिक गुलामी बना दिया चाइना और यूरोपियन संघ का। और आप कहते हैं कि हम ऐसे युवा हैं, हम जैसे युवाओं को तो आपने गुलाम बना के रख दिया, हम जैसे युवाओं को तो चाइना को गुलाम बना दिया ट्रेडिंग के मार्ग में, हम जैसे युवाओं को तो ऐसी कंडीशन कर दी है कि हम अपनी अहमियत को भी देश के अंदर नहीं रख सकते हैं। पत्रकार महोदय, आपको जिंदा होने की जरूरत है। आपको जिंदा होने की, एक अंतिम सवाल, 2024 में क्या होगा? 2024 में जिसने देश के साथ अन्याय किया है, पूरा भारत जुड़ेगा और इंडिया